विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। गोदान जो प्रेमचंद का उपन्यास है उस पर हम चर्चा कर रहे थे और मैंने उसके अलग-अलग चैप्टर के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। आप जाकर के प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए तो आपको चैप्टर समझ में आएगा। और गोदान उपन्यास की जो मेन संवेदना है, चाहे किसान जीवन की पीड़ा हो, चाहे आधुनिक विचार हो, चाहे सामंती सिस्टम की जो विडंबनाएं हैं, स्त्रियों की दशा, दुर्दशा, होरी की गरीबी, उन तमाम बिंदुओं को गहराई से हम समझ सकते हैं। तो आप सिर्फ 1 या 2 मिनट का देखेंगे उससे काम नहीं चलेगा। पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा पूरा और बात पूरी बनेगी। इसलिए लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना और पूरा देखना है, ताकि आपकी उस विषय के प्रति एक समझ बने। आप 2 मिनट देखा, 1 मिनट देखा, उससे काम नहीं चलेगा। और निरंतरता में काम अगर करते रहेंगे हम, तो हमारा काम चलता रहेगा। तो इस बात का हमें पूरा ख्याल रखना है, पूरा ध्यान रखना है। अब हम होरी का बेटा जो गोबर है लखनऊ से आ जाता है, उसके बाद गांव में आ जाता है और वो फागुन का महीना है। आप जानते हैं होली आने वाली है, परसों मकर संक्रांति है, उसके बाद मार्च में होली है। तो होली का जो मौसम होता है वो कितना खूबसूरत होता है और सब तरफ एक हंसी खुशी का माहौल होता है। और हम कहते हैं ना कि जब उसमें किसानों की फसल भी आ रही होती है ना, तो उस समृद्धि को किस प्रकार से सेलिब्रेट किया जा सकता है या उसका उत्सव कैसे मनाया जा सकता है। जो श्रमजीवी जो वर्ग है, जो मजदूर किसान जो वर्ग है, जो मेहनतकश वर्ग है, उसको तो साल में 2 बार ही उसके पास फसल आती है, नहीं पैसा आता है। तो उसी समय तो अपनी खुशियों का सेलिब्रेशन करेगा ना। कपड़े खरीदना है, जूते खरीदना है, जो अपनी इच्छाएं पूरी करनी, जो कुछ करना है ना। तो इसीलिए भी होली का बहुत ज्यादा महत्व है। और होली में क्या क्या होता है, प्रकृति किस प्रकार से खूबसूरत है, हसीन है, उसके बारे में मैं आगे आपको साझा कर रहा हूँ। फागुन अपनी जोली में नवजीवन की विभूति लेकर आ पहुंचा था। आम के पेड़ दोनों हाथों से बोर के सुगंध बांट रहे थे और कोयल आम की डालियों में छुपी हुई संगीत का गुप्त दान कर रही थी। गांव में ऊख की बुआई लग गई थी, अभी धूप नहीं निकली, पर होरी खेत में पहुंच गया। धनिया, सोना, रूपा तीनों तलैया से ऊख के भीगे हुए गट्टे निकाल निकाल कर खेत में ला रही थी और होरी गड़ासे से ऊख के टुकड़े कर रहा है। अब वह दाता दिन की मजदूरी करने लगा है, किसान नहीं मजदूर है। दाता दीन से अब उसका पुरोहित जजमान का नाता नहीं, मालिक मजदूर का नाता है। देखिए होरी किसान से किस प्रकार से मजदूर में तब्दील हो चुका है। उसकी सारी जमीन चली गई है, क्योंकि कर्जा इतना था, सब कुछ तो उससे सब कुछ एक एक करके चला गया है। वो मतलब उसकी जो आर्थिक दुर्दशा है वो अच्छी नहीं हो रही, बल्कि और भी बेकार या बदतर होती जा रही है। दाता दीन ने आकर डांटा, हाथ और फुर्ती से चलाओ होरी, इस तरह तो तुम दिन भर में न काट सकोगे। होरी ने आहत अभिमान के साथ कहा, चला ही तो रहा हूं महाराज, बैठा तो नहीं हूं। दाता दिन मजदूरों से रगड़ कर काम लेते थे, इसीलिए उनके यहाँ कोई मजदूर टिकता न था। होरी उनका स्वभाव जानता था, पर जाता कहाँ। अब होरी की अपनी मजबूरियां हैं, अपनी समस्याएं हैं, वो क्या कर सकता है। पंडित उसके सामने खड़े होकर बोले, चलाते चलाने चलाने में भेद है। एक चलाना वह है कि घड़ी भर में काम तमाम, दूसरा चलाना वह है कि दिन भर में भी एक बोझ उठ न कटे। होरी ने विष का घूंट पीकर और जोर से हाथ हिला चलाना शुरू किया। इधर महीनों से उसे भरपेट भोजन न मिलता था। प्रायः एक जून तो चबेने पर ही कटता था, दूसरे जून भी कभी आधा पेट भोजन मिला, कभी कड़ाका हो गया। कितना चाहता था कि हाथ और जल्दी उठे, मगर हाथ जवाब दे रहा था। इस पर दाता दिन सिर पर सवार थे। क्षण भर दम ले लेने की बात होती तो ताजा हो जाता, लेकिन दम कैसे ले, घुड़कियां पड़ने का भय था। वो लगातार उसके सामने खड़ा था, उस सर के ऊपर दाता दिन। अब क्योंकि वो खेत का मालिक वो है, तो उसी के लिए काम करना है इसको। धनिया और तीनों लड़कियां उग के गट्टे लिए गीली साड़ियों से लथपथ कीचड़ में सनी हुई आई और गट्टे पटक कर दम मारने लगी कि दाता दिन ने डांट बताई, यहाँ तमाशा क्या देखती है धनिया, जा अपना काम कर, पैसे सेंत में नहीं आते। पहर भर में तू एक खेप लाई, इस हिसाब से तो दिन भर में भी उख न डुल पाएगी। अब देखिए उसको भी डांट रहा है, अपना औकात दिखा रहा है पूरा। धनिया ने तोरियां बदल कर कहा, क्या जरा दम भी न लेने दोगे महाराज,
हम भी तो आदमी हैं, तुम्हारी मजदूरी करने से बेल नहीं होगे, जरा मूड पर गट्ठा लाद कर लाओ तो हाल मालूम हो। दाता दीन और गुस्सा आ जाता है। पैसे देते हैं काम करने के लिए, दम मारने के लिए नहीं। दम मार लेना है तो घर जाकर दम लो। बोल रहा है कि हमने तो मजदूर रखा, आपको ना तो काम तो करना पड़ेगा ना। धनिया कुछ कहने को ही जा रही थी कि होरी ने फटकार बताई, तू जाती क्यों नहीं धनिया? क्यों हुज्जत करती है, मतलब क्यों बहस करती है इसके साथ में? धनिया ने बीड़ा उठाते हुए कहा, जा तो रही हूँ लेकिन चलते हुए बेल को आंगी न देना चाहिए। ताता दिन ने आंख लाल लाल आंखें निकाल ली। जान पड़ता है अभी मिजाज ठंडा नहीं हुआ, जब भी दाने दाने की मोहताज हो। अब उसको और मतलब सता रहा है कि बोल तुम ये तुम्हारे इस गुस्से के कारण ही तुम्हारी स्थिति इतनी खराब है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। धनिया भला क्यों चुप रहने लगी थी? तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने नहीं आ जाती? दादादी ने पेन स्वर में कहा, अगर यही हाल रहा तो भीख भी मांगोगी? धनिया के पास जवाब तैयार था, पर सोना ने खींचकर तलैया की ओर ले गई। नहीं बात बढ़ जाती, लेकिन आवाज भी पहुंच के बाहर जाकर दिल की जलन नहीं निकाली। भीख मांगो तुम, जो भीख मंगे की जात हो। हम तो मजदूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वहीं चार पैसे पाएंगे। तो कहती कि तुम पंडित हो, तुम ही लोग भीख मांगते हो, हम लोग तो मेहनत करने वाले लोग हैं, हमें ये सब करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी, और हमारा अनाज तो तुम ही लोगों ने लूटा है ना। सोना ने उसका तिरस्कार किया, अम्मा जाने भी दो, तुम तो समय नहीं देखती, बात बात पर लड़ने बैठ जाती हो। होरी उन्मत्त की भांति सिर से गड़ासा उठा उठा कर रुक उग के टुकड़ों के ढेर करता जा रहा था। उसके भीतर जैसे आग लगी हुई थी, उसमें अलौकिक शक्ति आ गई थी। उसमें जो पीढ़ियों का संचित पानी था, वही समय जैसे भाप बनकर उसे यंत्र किसी गंध शक, अंध शक्ति प्रदान कर रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा, सिर में फिरकी सी चल रही थी, फिर भी उसके हाथ यंत्र की गति से बिना रुके मुंह से फिचकुर छूट रहा था। सिर में धम धम का शब्द हो रहा था, पर उस पर जैसे कोई भूत सवार हो गया हो। सहसा उसकी आंखों में निविड़ अंधकार छा गया। मालूम हुआ वह जमीन में धंसा जा रहा है। उसे संभलने की चेष्टा से शून्य में हाथ फैला दिए और अचेत हो गया। गड़ा सा हाथ से छूट गया और वह औंधे मुंह जमीन पर पड़ गया, क्योंकि उसे खाना कई दिनों से नहीं मिला था ना। अब शरीर में जब कोई ऊर्जा ही नहीं है, ताकत ही नहीं, तो क्या काम करेगा वो? लेकिन अब क्या करेगा, मजदूरी है, मजबूरी है, तो उसी में कर रहा था, और फिर करते करते वो बेहोश हो जाता है वहां पे। उसी वक्त धनिया उग का गट्टा ले आई। देखा तो कई आदमी होरी को घेरे खड़े थे। एक हलवाहा दाता दिन से कह रहा था, मालिक तुम्हें ऐसी बात न करनी चाहिए, जो आदमी को लग जाए पानी मरते ही मरते तो मरेगा। धनिया उग का गट्टा पटक कर पागलों की तरह दौड़ती हुई होरी के पास गई और उसका सिर अपनी जांग पर रखकर विलाप करने लगी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? अरे सोना, तोड़कर पानी लाओ, जाकर शोभा से कह दे दादा बेहाल है। हाय भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? अब किसकी होकर रहूंगी, और मुझे धनिया कहकर कौन पुकारेगा? लाला पटेश्वरी भागे हुए आए और स्नेह भरी कठोरता से बोले, क्या कहती है धनिया? होश संभाल, होरी को कुछ नहीं हुआ, गर्मी से अचेत हो गए हैं। सही करा, नाक में पानी पड़ नहीं बह मुझे ठंडक नहीं लगे तो। अभी होश आ जाता है, दिल इतना कच्चा कर लेती है, तो कैसे काम चलेगा? धनिया ने पटेश्वरी के पांव पकड़ लिए और रोती हुई बोली, क्या करूं लाला जी? नहीं मानता, भगवान ने सब कुछ हर लिया, मैं सब्र कर गई, अब सब्र नहीं होता, हारे मेरा हीरा। सोना पानी लाई। पटेश्वरी ने होरी के मुंह पर पानी छिंट के छींटे दिए। कई आदमी अपनी अपनी अंगोछियों से हवा कर रहे थे। होरी की देह ठंडी पड़ गई थी। पटेश्वरी को भी चिंता हुई, पर वह
धनिया को बराबर साहस देते जाते थे। धनिया अधीर होकर बोली, ऐसा कभी नहीं हुआ लाला जी, कभी नहीं। पटेश्वरी ने पूछा, रात कुछ खाया था? धनिया बोली, हाँ रोटियां पकाई थी, लेकिन आजकल हमारे ऊपर जो बीत रही है। महीनों से भरपेट रोटी नसीब नहीं हुई, कितना समझाती हूँ जान रख कर काम करो, लेकिन आराम तो हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं। सहसा हुरी ने आंखें खोल दी और उड़ती हुई नजरों से इधर उधर ताका। धनिया जैसे ही उठी, विवल होकर उसके गले से लिपट कर बोली, अब कैसा जी है तुम्हारा, मेरे तो प्राण ही नहों में समा गए थे। होरी ने कातर स्वर में कहा, अच्छा हूँ, न जाने कैसा जी हो गया था। धनिया ने स्नेह में डूबी हुई भर्त्सना से कहा, देह में दम तो है नहीं, काम करते हो जान देकर, लड़कों का भाग था, नहीं तुम तो ले ही डूबे थे। कह रही कि तुम्हारे शरीर में तो ताकत बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम इतना मेहनत कर रहे हो। ठीक है, मेरे बच्चों बच्ची ने के कारण शायद तुम्हारी कुछ हो गया, नहीं तो फिर मेरी स्थिति तो बहुत बुरी हो जाती और भी। पटेश्वरी ने हंसकर कहा, धनिया तो रो पीट रही थी। होरी ने आतुरता से पूछा, सचमुच तू रोती थी धनिया? धनिया ने पटेश्वरी को पीछे ढकेल कर कहा, इन्हें बकने दो, तुम पूछो वह क्यों कागज छोड़कर घर से दौड़े आए थे। पटेश्वरी ने चिढ़ाया, तुम हीरा हीरा कर रोती थी, अब लाश के मारे मुकरती है, छाती पीट रही थी। होरी ने धनिया को सजल नेत्रों से देखा, पगली है क्या, पगली है और क्या, अब न जाने कौन सा सुख देखने के लिए मुझे जिलाए रखना चाहती है। होरी जानता है उसकी विडंबना क्या है, उसका दुख क्या है, लेकिन जीवन की इस यात्रा में उसका साथ उसके पास है भी क्या, और धनिया के पास में। दो आदमी को होरी दो आदमी होरी को टिका कर घर लाए और चारपाई पर लेटा दिया। ताता दिन तो कूट रहे कि बुआई में देर हुई जाती है, पर माता दिन इतना निर्दय न था। दौड़कर घर से गर्म दूध लाया और शीशी में गुलाब जल भी लेता आया, और दूध पीकर होरी में जैसे जान आ गई, क्योंकि कुछ खाया नहीं था, दूध पीना तो बहुत मुश्किल था उन लोगों के लिए। तो जो दाता दिन का बेटा था, माता दिन से व्यवस्था करता, और क्योंकि उसके यहाँ खेत में काम कर रहा था, कुछ हो गया मर गया तो उसी के ऊपर आएगा ना कल, तो वो बराबर सेवा करता है होरी की। उसी वक्त गोबर एक मजदूर के सिर पर अपना सामान लाता दिखाई दिया। गोबर भी तो लखनऊ से उसी समय आता है ना, दिखाया ना मैंने आपको, गोबर लखनऊ से आ। गांव के कुत्ते पहले तो भौंकते हुए उसकी तरफ दौड़े, फिर दुम हिलाने लगे। रूपा ने कहा, भैया आए हैं, तो तालियां बजाती हुई दौड़ी। सोना भी दो तीन कदम आगे बढ़ी, पर अपने उत्साह को भीतर ही दबा गई। एक साल में उनका यौवन कुछ और संकोचशील हो गया था। जुनिया भी घूंघट निकाले द्वार पर खड़ी हो गई। गोबर ने माँ बाप के चरण छुए और रूपा को गोद में उठाकर प्यार किया। धनिया ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका सिर अपनी छाती से लगाकर मानो अपने मातृत्व का पुरस्कार पा गई। उसका हृदय गर्व से पड़ता था। आज तो वह रानी है, इस फटे हाल में भी रानी है। कोई उसकी आंखें देखे, उसका मुख देखे, उसका हृदय देखे, उसकी चाल देखे, रानी भी लजा जाएगी। मतलब बेटा आ गया ना भाई, उसकी वही सबसे बड़ी पूंजी थी जीवन की, माना की। और बहुत खुश थी आज कि मेरा बेटा कमा कर भी आ गया, और मतलब उसको बड़ा खुशी का एहसास हो रहा था, और वो उसको सेलिब्रेट करना चाहती थी, उसको अपने भीतर महसूस करना चाहती थी। गोबर कितना बड़ा हो गया है और वह पहन ओढ़कर कैसा भला मानस लगता है। दुनिया के मन में कभी अमंगल की शंका न हुई थी। उसका मन कहता था, गोबर कुशल से और प्रसन्न है। आज उसे आंखों देखकर मानो उसके जीवन के धूल धक्कड़ में गुम हुआ रत्न मिल गया है। मगर होरी ने मुंह फेर लिया था। नाराज था ना भाई दोनों, क्योंकि नाराज करके चला गया था ना वो, दुनिया को छोड़ के इधर गर्भवती करके छोड़ के चला गया वो। तो सारी चीजें, लेकिन एक साल के बाद वापस आता है लौट के, पैसा वैसा कमा के, अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन के, जूता वूता मार के एकदम स्मार्ट बन के आता है वो। गोबर ने पूछा, दादा को क्या हुआ अम्मा? धनिया घर का हाल कहकर तो उसे दुखी न करना चाहती थी। देखिए माँ किस प्रकार से उस सारी चीजों को समझती है और कैसे चीजों को मैनेज करती है।
ये धनिया के व्यक्तित्व से हम देख सकते हैं। बोली, कुछ नहीं बेटा, जरा सिर में दर्द है। चलो कपड़े उतारो, हाथ मुंह धो। कहाँ थे तुम इतने दिन? भला इस तरह कोई घर से भागता है? और कभी एक चिट्ठी तक न भेजी। आज साल भर के बाद जाके सुध ही ली है। तुम्हारी राह देखते देखते आंखें फूट गई। यही आशा बंधी रहती थी कि कब वह दिन आएगा और कब तुम्हें देखूंगी। कोई कहता था मिर्च भाग गया, कोई डमरा टापू बताता था। सुन सुनकर जान सूख जाती थी। कहाँ रहे इतने दिन? अब देखिए माँ किस प्रकार से उससे बात कर रही है कि तुम तो मतलब भाग गए और तुम्हारा कुछ अता पता भी नहीं है कुछ। ऐसे कोई भागता है भला? और तुम कहाँ थे? और हमारी तो राह देखते देखते आंखें ही दुखने लग गई। गोबर ने शर्माते हुए कहा, कहीं दूर नहीं था अम्मा, यहाँ लखनऊ में ही तो था। और इतने नीरे रहकर भी कभी एक चिट्ठी न लिखी। तो माँ कहती कि तुम इतना पास था, एक खत तो लिख देता कम से कम हमें। उधर सोना और रूपा भीतर गोबर का सामान खोलकर चीज का बंटवारा बांट बखरा करने में लगी हुई थी। लेकिन जूनिया दूर खड़ी थी। उसके मुख पर आज मान का शोक रंग झलक रहा था। गोबर ने उसके साथ जो व्यवहार किया था, आज वो उसका बदला लेगी। असामी को देखकर महाजन उससे वह रुपये वसूल करने को भी व्याकुल हो रहा है जो उसने बट्टे खाते में डाल रखे थे। बच्चा उन चीजों की ओर लपक रहा था और चाहता था सबका सब एक साथ मुंह में डाल ले, पर दुनिया उसे पेट से गोद से उतारने न देती थी। सोना बोली, भैया तुम्हारे लिए आईना कंघी लाए हैं भाभी। दुनिया ने उपेक्षा भाव से कहा, मुझे ऐसा कंघी न चाहिए, अपने पास रखे रहे। रूपा ने बच्चे बच्चे की चमकीली टोपी निकाली। ओहो, यह तो नुन्नू की टोपी है। और उसे बच्चे के सिर पर रख दिया। भाई सबके लिए कुछ न कुछ तो खरीद के ला ही था गोबर। अब गोबर भी छोटा मोटा व्यापारी हो गया है भाई। पैसा कमा रहा है, सक्षम हो गया है, शहर के रीति रिवाज सीख गया, दुनियादारी सीख गया है, तो हर तरह से होशियार हो गया है वो। जूनिया ने टोपी उतार कर फेंक दी और सहसा गोबर को अंदर आते देखकर वो बालक के लिए अपनी कोठरी में चली गई। गोबर ने देखा सारा सामान खुला पड़ा है। उसका जी तो चाहता था पहले जूनिया से मिलकर अपना अपराध क्षमा कराए, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं होता। वहीं बैठा गया और चीजें निकाल निकाल कर उसे हर एक को देने लगा। क्या करे वो, गलती उससे हो गई थी। अब उस चीज से वो आगे निकलना चाहता लेकिन निकल नहीं पा रहा है। मगर रूपा इसलिए फूल गई कि उसके लिए चप्पल क्यों नहीं आए और सोना उसे चिढ़ाने लगी। तू क्या करेगी चप्पल लेकर? अपनी गुड़िया से खेल, हम तो तेरी गुड़िया देकर नहीं रोते, तू मेरा चप्पल देकर क्यों रोती है? बच्चे छोटे छोटे तो उनका रोना ही है, मस्ती करते रहते तो मस्ती कर रहे, उसी का पूरा जिक्र कर रहे हैं। अब संदूक खुला और उसमें से साड़ियां निकलने लगी। सभी किनारदार थी, जैसी पटेश्वरी लाल के घर में पहनी जाती है, मगर है बड़ी हल्की। ऐसी महीन साड़ियां भला के दिन चलेगी? बड़े आदमी जितनी महीन साड़ियां चाहे पहने, उनकी महेरी यानी की जो महिलाएं हैं, घर में बैठने और सोने के सिवा कोई कौन सा काम रहता है? यहाँ तो खेत खलियान सभी कुछ है। अच्छा है होरी के लिए धोती और अतिरिक्त एक दुपट्टा भी है। मैंने कहा ना सबके लिए कुछ न कुछ लेके आया है। और वो कह रहे कि बड़े लोग घर की जो महिलाएं उनको तो खेत में जाना नहीं होता, हमें तो खेत में जाना होता है भाई, मजबूत कपड़ा चाहिए ना, नहीं तो फट जाएगा जल्दी। ये कौन, ये सारी बातचीत में ये लोग कर रहे हैं अपना। धनिया प्रसन्न होकर बोली, ये तुमने बड़ा अच्छा किया बेटा। इनका दुपट्टा बिल्कुल तार तार हो गया था। गरीबी पता है उसको ना, अभाव क्या है, दुख क्या है, गरीबी क्या है, इसका एहसास धनिया को बखूबी है। गोबर को उतनी देर में घर की परिस्थिति का अंदाजा हो गया था। धनिया की साड़ी में कई पैबंद लगे हुए थे। सोना की साड़ी सिर पर फटी हुई थी और उसमें भी उसके बाल दिखाई दे रहे थे। रूपा की धोती में चारों तरफ झालरें सी लटक रही थी। सभी के चेहरे रुखे थे, किसी की देह पर चिकनाहट नहीं। जिधर देखो विपन्नता का साम्राज्य था। क्या था? गरीबी, विपन्नता, अभाव था। इस बात को गोबर तो जानता ही था। और गोबर इसीलिए तो भी चला गया था ना कि उसको पता है कि किससे क्या मांगना है। जो कुछ मुझे ही करना है, तो उसलिए भी वो बाहर चला जाता है। और बाकी उसके जाने के बाद डांड होता है और क्या होता है उसमें इन लोगों की सारी मेहनत का पैसा वैसे भी तो माता दिन, दादा दिन और सब लेके चले जाते हैं। और इसलिए भी होरी की दूरदशा जो है ना बहुत ही ज्यादा पहले से ही बिगड़ी हुई और लगातार बिगड़ती ही जा रही है आर्थिक स्थिति। लड़कियां तो साड़ियों में मगन थी। धनिया को लड़के के लिए भोजन की चिंता हुई। घर में थोड़ा सा जो आटा सांझ के लिए संज कर रखा हुआ था, इस वक्त तो चबेने पर करती थी, मगर गोबर अब वह गोबर थोड़े ही है, उससे जो का आटा खाना खाया भी जाएगा,
परदेश में न जाने क्या क्या खाता पीता रहा होगा। जाकर दुलारी की दुकान से गेहूं का आटा, चावल, घी चावल घी उधार लाई। इधर महीने से सवयन एक पैसे की चीज भी उधार न देती थी, पर आज उसने एक बार भी न पूछा पैसे कब दोगी। मतलब पिछले महीने उसको पता था कि स्थिति बहुत खराब है, लेकिन अब गोबर आ गया ना, तो उस उधार देने वाली जो सवयन थी, उसने ये नहीं पूछा है कि आप मेरे पैसे कब दोगी, ले जाओ जो भी चाहिए। उसको पता है कि बेटा बाहर से आया ना, तो पैसा कमा के लाया होगा। ये होता है पैसे का पावर। उसने पूछा, गोबर तो खूब कमा के लाया है ना? तनिया बोली, अभी तो कुछ नहीं खुला दीदी, अभी मैंने जो ये कुछ कहना उचित न समझा। हाँ, सबके लिए किनारदार साड़ियाँ लाया है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल से लौट आया, मेरे लिए तो यही बहुत है। कि धनिया का दिल कितना बड़ा है। बोले कि वो कुछ लाया नहीं लाया, लेकिन मेरे लिए मतलब अच्छे से वापस आ गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दुलारी ने आशीष दिया, भगवान करे जहाँ रहे कुशल से रहे। माँ बाप और क्या चाहिए, लड़का समझदार है और छोकरों की तरह लड़ाऊ नहीं है। हमारे रुपए अभी न मिले तो ब्याज तो दे दो। दिन दिन बोझ बढ़ ही तो रहा है। इधर सोना चुल्लू चुन्नू को उसका फ्रॉक और टोप और जूता बनाकर राजा बना रही थी। बालक इन चीजों को पढ़ने से ज्यादा हाथ में लेकर खेलना पसंद करता था। अंदर गोबर और दुनिया में मान मनोबल का अब अभिनय हो रहा था। अंदर दोनों मिल गए थे ना कि बस भाई जो ठीक है, जो बात हुई सो अब भूल जाओ और अब एक से वापस शुरू करते हैं। जूनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया। आप परदेश की राह ली, फिर न खोज न खबर कि मरती है या जीती है। साल भर के बाद अब जाकर तुम्हारी नींद टूटी है। कितने बड़े कपटी हो तुम। मैं तो सोचती थी कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। आप उड़े तो साल भर के बाद लौटे। मर्दों का विश्वास ही क्या, कहीं कोई और ताक ली होगी। सोचा होगा एक घर के लिए ये और एक बाहर के लिए भी हो जाए। है ना, उसको चिढ़ा रही है, वापस सारी बातें बोल रही है कि मुझे लगा कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो और तुम तो भाग लिए वहां से। गोबर ने सफाई दी, जूनिया मैं भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी न मन से न उतरी थी। अब तो मैंने तय कर लिया है कि तुझे भी ले जाऊंगा, इसलिए आया हूँ। तेरे घर वाले तो बहुत बिगड़े होंगे। दादा तो मेरी जान लेने पर ही उतारू थे। सच। तीनों जने यहाँ चढ़ आए थे। अम्मा ने डांटा कि मुंह लेकर रह गए। हाँ, हमारे दोनों बेल खोल ले गए। इतनी बड़ी जबरदस्ती और दादा कुछ बोले नहीं। दादा अकेले किस किस से लड़ते, गांव वालों वाले तो नहीं ले जाने देते थे, लेकिन दादा ही अलमानसी में आ गए तो और लोग क्या करते। तो आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है? खेती बाड़ी सब टूट गई है, थोड़ी सी पंडित महाराज के साझे में है, उग बो ही नहीं गई। गोबर की कमर में इस समय 200 रुपये थे, उसकी गर्मी यूं भी कम न थी। ये हाल सुनकर तो उसके बदन में आग ही लग गई थी। अब देखिए, पैसा वैसा कमा के आया था ना, 200 रुपये उसके पास थे कम से कम। उस जमाने का 200 मतलब कम से कम आज का 1 लाख 1.5 लाख रुपये मानिए कम से कम। तो वो सबको दिखा देना भी चाहता था और अपने पूरे स्वाभिमान और उसी हिसाब से जीना चाहता था। और वो अपनी डिग्निटी और बाकी चीजों को समझते हुए एक अलग कह सकते हैं रुतबे के साथ अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करना चाहता था। बोला, तो फिर पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूँ, उन्हीं उनकी मजाल की मेरे द्वार पर से मेल खोल ले जाए। ये डाका है, खुला डाका। 3-3 साल को चले जाएंगे, तीनों यूं न देंगे तो अदालत से लूंगा, सारा घमंड तोड़ दूंगा। अब वो उसको पता है ना, नियम कानून शहर में सब सीख गया ना वो। तो बोल रहा मैं अदालत में जाऊंगा और सारी चीजें करूंगा और जेल में भी फिट करवा दूंगा मैं। वो उसी आवेश में चला था कि दुनिया ने पकड़ लिया और बोली, तो चले जाना, अभी ऐसी क्या जल्दी है, कुछ आराम कर लो, कुछ खा पी लो, सारा दिन तो पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायत हुई, पंचायत ने 80 रुपये डांड के लगाए, 3 मन अनाज ऊपर। उसी में तो और तबाही आ गई। अब सारी बात बता देती है वो। सोना बालक को कपड़े जूते पहना कर लाई, कपड़े पहनकर वह जैसे सचमुच राजा हो गया था। गोबर ने उसे गोद में ले लिया, पर इस समय बालक के प्यार में उसे आनंद न आया। उसका रक्त खोल रहा था और कमर के रुपए आंच और तेज कर रहे थे। वह एक एक को समझेगा। पंचों को उस पर डांड लगाने का अधिकार क्या है? कौन होता है कोई उसके बीच में बोलने लगा।
उसने एक औरत रख ली उसने एक औरत रख ली तो पंचों के बाप का क्या बिगड़ा। अगर इसी बात और फौजदारी में दावा कर दे तो लोगों के हाथों में हथकड़ियां पड़ जाए, सारी गृहस्थी तहस नहस हो गई। क्या समझ लिया उसे इन लोगों ने। एजुकेट एरिया। बच्चा उसकी गोद में जरा सा मुस्कुराया, फिर जोर से चीख उठा जैसे कोई डरावनी चीज देख ली हो। जूनिया ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और बोली, अब जाकर नहा धो लो। किस सोच में पड़ गई। यहाँ सबसे लड़ने लगे तो एक दिन निभा न हो। जिसके पास पैसे है वही बड़ा आदमी है, वही भला आदमी है। पैसे न हो तो उस पर सभी रोब जमाते हैं। देखिए उसी समय, देखिए जमाने में पैसा किस प्रकार से आपके रोब और आपके अस्तित्व और तमाम चीजों को डिसाइड करता है। तो कह रही है कि जिसके पास पैसा है वही राजा है यहाँ पर, उसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई औकात नहीं है। ये बात खुद दुनिया बोल रही है, क्योंकि उससे सारी स्थिति का पता चल गया ना कि जीवन में पैसों का क्या महत्व है, आपके पावर का क्या महत्व है, आपकी शक्ति का क्या महत्व है। अगर आप चीजों में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो आपकी औकात क्या होगी। होरी के पास कुछ भी नहीं है इसलिए उसकी कोई औकात नहीं है। और बाकी गांव के जो तमाम चमचे हैं, पटेश्वरी है, दाता दिन माता दिन, क्या औकात है उनकी। दुनिया भी इन सारी चीजों को अब समझ चुकी है कि जिसके पास पैसे हैं उसी का क्या है, वही बड़ा आदमी है और वही भला आदमी भी है। वो कहते हैं ना कि मतलब जिसके पास पावर है उसके 100 खून माफ है। तो वही वाली बात यहाँ पर है। मेरा गधापन था कि घर से भागा नहीं, देखता कैसे कोई दिला डांड लेता है। शहर की हवा खा आए हो तभी ये बातें सूझने लगी है। नहीं, घर से भागते क्यों। यही जी चाहता है कि लाठी उठाऊं और पटेश्वरी, दाता देव, जिगूरी सब सालों को पीट पीट कर गिरा दूं और उनके पेट से रुपए निकाल लूं। रुपये की बहुत गर्मी चढ़ी है शायद। लाओ कितने निकालो, देखूं इतने दिनों में क्या कमा कर लाए हो। उसने गोबर की कमर में हाथ लगाया। गोबर खड़ा होकर बोला, अभी क्या कमाया। हाँ, अब तुम चलोगी तो कमाऊंगा। साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में ही लग गया। देखिए उसकी पत्नी को भी नहीं बता रहा कितना पैसा कमा के लाया है। बोला अभी तो कुछ भी नहीं कमाया है, अभी तुम चलोगी तो कुछ करेंगे फिर। अभी तो मैं शहर को समझ रहा था। मतलब इतना गोबर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया इतने कम समय में। तो देखिए माहौल का और वातावरण का कितना फर्क पड़ता है। तो होरी की समझदारी देखिए, अपनी पत्नी को भी नहीं बता रहा है कि उसने उसके गांठ में यहाँ पर 200 रुपये बांध रखे। उसने 200 रुपये कमा के लाया है वो। तो जूलिया कहती है कि तुम अम्मा जाने देगी तब तो चलूंगी मैं। अम्मा क्यों न जाने देगी, उससे मतलब। हाँ हाँ, मैं उनकी उनको राजी किए बिना न जाऊंगी। तुम तो छोड़कर चले बने और मेरा कौन था भला यहाँ। वो अगर घर में न घुसने देती तो मैं कहाँ जाती। जब तक जीऊंगी उनका जस गाऊंगी और तुम भी क्या परदेश में ही रहते रहोगे। अब जूलिया तो अपनी सास के प्रति वफादार रहेगी ही कि भाई उन्होंने ही सब कुछ किया, तुम तो यहाँ मुझे डाल के चले गए भाई। अगर वो निकाल देती तो मैं कहाँ जाती। तो मैं उनकी परमिशन के बगैर कुछ नहीं करूंगी। और यहाँ बैठ कर क्या, फिर वो कहता है, क्या कह रहा है वो, और यहाँ बैठ कर क्या करूँ, कमाओ और मरो, इनके सिवा यहाँ और क्या रखा है। थोड़ी सी अकल हो और आदमी काम करने से न डरे तो वहाँ भूखों नहीं मर सकता। यहाँ तो आजकल कुछ कमा ही नहीं, काम ही नहीं करती। दादा क्यों मुंह फुलाए हुए हैं। अपने भाग बखानों की मुंह फुलाकर छोड़ देते हैं। तुमने उपद्रव तो इतना बड़ा किया ताकि उस क्रोध में पा जाते तो मुंह लाल कर देते। तो तुम्हें भी खूब गालियां देते होंगे। कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। अम्मा तो पहले बिगड़ती थी लेकिन दादा ने तो कभी कुछ नहीं कहा। जब बुलाते हैं बड़े प्यार से, मेरा सिर भी दुखता है तो बेचैन हो जाते हैं। अपने बाप को देखते तो मैं इन्हें देवता समझती हूँ। अम्मा को समझाया करते हैं, बहू को कुछ न कहना। तुम्हारे ऊपर सैकड़ों बार बिगड़ चुके हैं। इसे घर में बैठाकर आप न जाने कहाँ निकल गया। आजकल पैसों की तंगी है। उग के रुपए बाहर उड़ गए। अब तो मजदूरी करनी है। आज बेचारे खेत में बेहोश हो गए। रोना पीटना मच गया, तब से पड़े हैं। तो देखिए कि घर की दुर्दशा क्या है
और बोले नहीं पैसों की तंगी है। अब पैसों की तंगी तो उसके जीवन में हमेशा से रही है, ऐसा कुछ दिन नहीं था तब कोई तंगी नहीं रही थी। लेकिन क्या करे होरी, होरी की मजबूरियां, होरी की समस्याएं। वो सोच रहा है कि बेटा कुछ कमाने लगेगा तो मेरी मदद करेगा, लेकिन बेटा तो किसी की मदद करने को राजी नहीं, वो सिर्फ अपनी दुनिया में मग्न है। और कहते हैं उसमें वो बात नहीं है कि बाप मतलब माँ बाप की कैसे हेल्प की जाए, और सक्षम भी है, पैसा कमाने लगा, सब कुछ कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि होरी के पुराने विचार, उसके नए विचार, फिर तमाम तरह की चीजें और तमाम कॉन्फ्लिक्ट के कारण आपस में दोनों की बन नहीं पाती है, और आगे देखिए फिर आगे झगड़ा भी हो जाता दोनों में। अब देखिए गोबर का जलवा देखिए। हाथ मुंह धोकर और खूब बाल बनाकर गोबर गांव का दिग्विजय करने निकला। दोनों चाचाओं के घर जाकर राम राम कराया, फिर और मित्रों से गांव में कोई विशेष परिवर्तन न था। हाँ, पटेश्वरी की नई बैठक बन गई थी और चिंगूरी सिंह के दरवाजे पर नया कुआं खुदवा लिया था। गोबर के मन में विद्रोह और बेताल ठोकने लगा। जिससे मिला उसने उसका आदर किया, और युवकों ने तो उसे अपना हीरो मान लिया था और उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गए। साल ही भर में वह क्या से क्या हो गया था। अब देखिए कि शहर से पहली बार गांव में आया और पैसा कमा के आया, और गांव के लोग मतलब जो जहाँ का परिवेश है वहाँ वो कभी बाहर गए नहीं, तो उनके बीच में वो एक अलग ही डिफरेंट आदमी बन गया अपने आप, और उसका एक अलग ही आकर्षण हो गया। तो जो गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे घूम रहे सब कि यार मुझे भी ले जाएगा, मुझे भी काम लगवा देगा साथ में ले जा करके। सहसा झिंगुरी सिंह अपने कुएं पर नहाते हुए मिल गए। गोबर निकला मगर न सलाम न किया न बोला। वो ठाकुर को दिखा देना चाहता था, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। झिंगुरी सिंह ने खुद पूछा, कब आए गोबर, मजे में तो रहे, कहीं नौकरी नौकर थे लखनऊ में। गोबर ने हेगड़ी से के साथ कहा, लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था, नौकरी, ये तो गुलामी में व्यापार करता था। उसी हिसाब से जवाब दे रहा है कि हमारा तो व्यापार था, हम किसी की गुलामी गुलामी नहीं करते भाई। ठाकुर ने कुतूहल भरी आंखों से उसे सिर के पांव तक देखा। कितना रोष पैदा करते थे। गोबर ने छुरी को भाला बनाकर उसके ऊपर चलाया। देखिए छुरी को भाला बना दिया, नहीं मतलब बात कितनी बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है वो। एक ही दो ढाई 3 रुपए मिल जाते थे, कभी चटक गई तो 4 भी मिल जाए, इससे बेसी नहीं। मतलब इतना तो कम से कम कमाते था, इससे कम कभी नहीं कमाया मैंने। मतलब होता है नहीं कि आप जितना लोगों को जिस तरह की बात बताते हैं उसी प्रकार से लोग आपका सम्मान करते हैं। आप बोलेंगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं पूछेंगे। आप बोलेंगे पैसा है, बहुत पैसा कमाता हूँ, अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा कमाता हूँ और मेरी पोजीशन बहुत अच्छी है, मेरे पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, अच्छा मोबाइल है, अच्छी सुख सुविधाएं हैं, अच्छी कॉलोनी में रहता हूँ, तो लोग आपको एक अलग तरह से देखने लग जाते हैं। मतलब आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन ही आपके मान सम्मान का कारण है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात को एकदम क्लियर कर लेना चाहिए दिमाग में। झिंगुरी बहुत नोच खचोट करके भी 25-30 से ज्यादा न कमा पाते थे महीने का, और ये गंवार लौंडा 100 रुपए कमाने लगा। उनका मस्तक नीचा हो गया। अब किस दावे से उस पर रोब जमा सकते हैं। वर्ण में वह जरूर ऊंचे हैं, लेकिन वर्ण कौन देखता है। उससे स्पर्धा करने का यह अवसर नहीं। अब तो उसकी चिरोरी करके उससे कुछ काम निकाला जा सकता है। बोले, इतनी कमाई कम नहीं है बेटा, कमाई काफी अच्छा पैसा कमा रहे हो तुम भाई, जो खर्च करते बने। गांव में 3 आने भी नहीं मिलते। भवनिया उसके जेठे पुत्र का नाम था, उसका जेठा पुत्र था, उसका नाम था। को भी कहीं कोई काम दिला दो, भेज देता हूँ, न पढ़े न लिखे, एक न एक उपद्रव करता रहता है। कहीं बूढ़ी भी खाली हो तो कहना, नहीं साथ ही लेते जाना, तुम्हारा तो मित्र है, तलब थोड़ी हो, कुछ गम नहीं। हाँ, 4 पैसे की उसर ही गुंजाइश हो। कह रहा है कि मतलब उसको भी कि ले जाना भाई यार, उसको भी काम दिलवा देना, यहाँ बहुत परेशान करता, कुछ कमा काम भी नहीं करता है। गोबर ने अभिमान भरी हंसी के साथ कहा, ये ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी न करे पेट ही नहीं भरता। लखनऊ में मुनी भी मिल सकती है, लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है। मैं भवानी को किसी के गले में बांध तो दूं, लेकिन पीछे उन्होंने कहीं हाथ लपकाया तो वह तो मेरी गर्दन पकड़ेगा। संसार में इलम की कदर नहीं,
ईमान की कदर है। वो क्या बोल रहा है कि संसार में इल्म नहीं आपको कुछ काम आता उसका महत्वपूर्ण नहीं, आप ईमानदार कितने उसकी कदर है। बड़ा मैं किसी को कोई काम पे लगवा देता हूँ इसको, और कुछ चोरी कर दिया तो मेरे ऊपर पकड़ेगा ना सब वो। इसलिए अगर ईमानदार है तो मैं ले जाऊंगा, बाकी काम जानता नहीं जानता उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। संसार में किसी कदर है, ईमान की कदर है, इल्म की कदर ज्यादा नहीं। इल्म मतलब होता है काम, आप जो भी काम जानते हैं, टाइपिंग करना, पढ़ाना लिखाना, मजदूरी करना, कंप्यूटर का काम जानना, और जो जो भी काम आप जान लेते हैं वो सारे काम है। ये तमाचा लगाकर गोबर आगे निकल गया। जिंगूरी मन में ऐंठ कर रह गए, लोंडा कितने घमंड की बातें करता है, मानो धर्म का अवतार ही तो है। अब देखिए उसने तमाचा मार दिया गोबर ने ना, और वो इतना बड़ा गांव का जमींदार था, और उसका होरी के साथ लेन देन था, तो वो मतलब इसका बदला बाद में होरी के साथ लेता है, और होरी की दुर्दशा और भी ज्यादा बुरी करते चलता है। लेकिन गोबर को इस बात का एहसास नहीं होता है। गोबर को लगता है कि मैं सबसे आगे हूँ, और शायद ये उसकी नासमझी थी। वो आगे था, लेकिन अगर उसको कूटनीतिक नहीं था गोबर। गोबर पैसा कमाना सीख गया, दुनियादारी सीख गया, लेकिन उसे कूटनीति कैसे करना है उसको गांव की स्थिति का पता नहीं था। जैसे होता है कि हर जगह की पॉलिटिक्स अलग अलग तरह की होती है। अगर उस पॉलिटिक्स को आप अगर समझे उसमें कूद जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। तो गोबर खुद तो नहीं फंसता, लेकिन गोबर घर वालों को फंसा के चला जाता है, और सारी कीमत इसकी होरी को चुकानी पड़ती है। होरी पहले ही कीमत चुका रहा था बेचारा, उसकी स्थिति वैसे भी अच्छी नहीं है। तो ये सारे लोग उसका बदला होरी से लेते हैं और होरी को परेशान करते हैं बाद में। और फिर इसी के कारण बाप बेटे में झगड़ा हो जाता है, और जब दुनिया को लेके जाता है तो माँ में भी झगड़ा हो जाता है, माँ के साथ भी। और समझे कि परिवार के साथ उसका जो अच्छा रिलेशन होना चाहिए था, और अच्छा रिलेशन बना करके दुनिया को लेके जाता है, तो शायद माँ बाप भी खुश हो जाते हैं। लेकिन जब दुनिया को लखनऊ लेके जाता है तो माँ बाप से झगड़ा हो जाता है वो ज्यादा उसका, और वो सारी जो अच्छी स्थिति वो एकदम बुरी स्थिति में बदल जाती है। देखिए छोटी सी गलती आदमी के लिए कितनी भारी बढ़ जाती है, वो सब आगे आएगा। इसी तरह गोबर ने दाता दिन को भी रगड़ा। भोजन करने जा रहे थे, गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले, मजे में तो रहे गोबर, सुना माँ कोई अच्छी जगह पा गए हो। माता दिन को किसी हीले से लगा दो ना, भंग पीकर पड़े रहने के सिवा यहाँ और कौन काम करता है। उसका जो बेटा है माता दिन बोल रहा उसको भी कहीं काम लगा दो, यहाँ तो सिर्फ भांग पीता रहता है और पड़ा रहता है वो। मतलब सब लोग, भाई आपके पास पैसा है, पावर है, तो लोग इज्जत करते हैं आपकी। अगर आपके पास नहीं होगा तो इज्जत नहीं करेंगे, सीधी बात है। गोबर ने बनाया, तुम्हारे घर में किस बात की कमी है महाराज, जिस जजमान के द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ कुछ न कुछ मार ही लाओगे। जन्म में लो, मरण में लो, शादी में लो, गर्मी में लो, खेती में लो, लेन देन में, गर्मी नहीं गमी नहीं, कोई मर जाता है ना गम में। तो गोबर उस पर भी कमेंट मार रहा है कि आप तो कोई गम में होता तभी लेते हैं, हर जगह हर तरह हर समय पैसा मिलता है आपको। खेती करते हो, लेन देन करते हो, दलाली करते हो, किसी से कुछ भूल चूक हो जाए तो डांड लगाकर उसका घर लूट लेते हो। इतनी कमाई पेट नहीं भरता, क्या करोगे बहुत सा धन बटोर कर कि साथ ले जाने की कोई जुगत निकाल ली है। अब उसको तो गोबर पर डांट किया था उसके पिता वर्णन, उसका बात बोल रहा है पूरा कि आपको तो इतना सारा पैसा है, और इतना पैसा इकट्ठ कर क्या करेंगे आप, क्या जब भगवान के पास जाएंगे तो क्या वहां साथ ले जाने का कोई तरीका ढूंढ लिया है क्या आपने? आप तो पंडित है, क्या पता आपको कोई ऐसा सूत्र मिल गया हो कि जब मरेंगे तब भी आपके साथ सारा पैसा चला जाएगा। दाता दीन ने देखा गोबर कितनी ढिठाई से बोल रहा है, अदब और लिहाज जैसे भूल गया। वो पंडित था ना, तो उसको तो मैं उसका गांव में राज चलता था ना, तो वो चाहता था कि ये सब मेरी जी हुजूरी करे ये भी जैसे पहले करता था। लेकिन गोबर अब पूरी तरह से बदल चुका था ना, तो बड़े सम्मान मतलब बराबर के स्तर पर बात करना चाहता है, लेकिन इन लोगों को वो बर्दाश्त नहीं है ना, ये बात है। अभी शायद नहीं जानता कि बाप मेरी गुलामी कर रहा है। अब सब ये सब बातें मन ही मन सोच रहा है वो, और गोबर को इस बात का कभी एहसास नहीं होने देता। देखिए जो लोग लीचड़ टाइप के होते हैं वो किस प्रकार से आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये सब जो लोकल जो गांव के सारे जो नेता है छोटे मोटे, वो किस प्रकार से पॉलिटिक्स करते हैं, और गोबर इस चीज को समझ नहीं पाता है। और इसकी कीमत मैंने कहा ना बाद में उसके पिता को चुकानी पड़ती है। सच है, छोटी नदी में उमड़ने क्या बोलता है कि छोटी नदी को उमड़ने में देर नहीं लगती। जो छोटी नदी होती है ना, कैसे जल्दी फट जाती है। यानी गोबर ने भी पहली बार पैसा देखा, पहली बार कमाया, तो शायद ये पागल हो गया साला। मगर चेहरे पर मेल नहीं आने दिया, जैसे बड़े लोग बालकों से मुझे उकड़वा कर भी
देखे हंसते हैं। उन्होंने भी इसी फटकार को हंसी में लिया और विरोध भाव से बोले, लखनऊ की हवा खा के तू बड़ा चंट हो गया है गोबर। ला क्या कमा के लाया है, कुछ निकाल। सच कहता हूँ गोबर, तुम्हारी बहुत याद आती है। अब तो रहोगे ना कुछ दिन। देखिए, उसने गोबर ने इतना कुछ बुरा कहा लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं किया दाता दिन, और प्यार से मजाक कर रहा है। कैसे मतलब डिप्लोमेसी खेली जाती है और कैसे जीवन का जो अनुभव होता है वो कैसे आदमी के काम आता है। तो माता दिन इस बात को जानता है। माता दिन उसका बेटा है। इसलिए गोबर को कहते हैं लपेट रहा है मीठी मीठी बातों में और बोल रहा है कि बदला तो मैं तेरे से बाद में लूंगा, अभी रुक। अभी तू बहुत जल्दी अपना औकात दिखा रहा है ना, लेकिन रुक जा, अभी तेरा बाप मेरी गुलामी करता है ना, मैं उससे बदला लूंगा। समझ गया ना बात। मतलब मेन बात यह है, गोबर इन सारी चीजों की, गोबर तो साल भर से बाहर था, उसे पता नहीं कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, और आकर के कूद पड़ा है यहाँ पर। इसलिए भी देखिए कि जब आप नई जगह नई चीजों में होते हैं तो आपको जब नहीं पता होता है तो पहले सिचुएशन को समझना चाहिए। पहले ही जाकर के अंदर कूद नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आप चक्रव्यूह में फंस जाएंगे आप। और अगर आप नहीं फंसेंगे तो आपके परिवार के लोग जो आपके खास है उनको वो फंसेंगे किसी बहाने। तो चीजों को समझना, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। और गोबर इस चीज को समझ नहीं पाया या समझना नहीं चाहता है। हाँ, अभी तो रहूंगा कुछ दिन। उन पंचों का पर दावा करना है जिन्होंने डांट के बहाने मेरे 150 रुपये हजम कर लिए हैं। देखो कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है और कैसे बिरादरी मुझे जात बाहर करती है। अब देखिए, उसे सब पता है ना, तो अब पहले वाला गोबर नहीं, पूरा बदल गया है ना। तो उस तरह से बात कर रहा है वो। धमकी देकर वो आगे बढ़ा। उसकी हेकड़ी ने उसके युवक भक्तों को रोब में डाल दिया था। अब देखिए, उसका जलवा और भी बढ़ गया था। एक ने कहा, क्या कहा एक ने? एक दो नालिश गोबर भैया, बहुत बूढ़ा काला सांप है जिसके काटे मंत्र नहीं। तुमने अच्छी डांट बताई। पटवारी के कान भी जरा गरमा दो। बड़ा बुतफड़ी है दादा। बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे। करिंदे से मिलकर असामियों का गला काटता है। अपने खेत पीछे जोतो, पहले उनके खेत जोत दो। अपनी सिंचाई पीछे करो, पहले उनकी सिंचाई कर दो। गोबर ने मूंछों पर ताव देकर कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई, साल भर में भूल थोड़े ही गया। यहाँ मुझे रहना ही नहीं है। नहीं, एक एक को नचा कर छोड़ता। अब की होली धूमधाम से मनाओ और होली का स्वांग बनाकर इन सबों को खूब भिगो भिगो कर भगाओ। भिगो भिगो कर लगाओ। अब देखिए, वो बोल रहा है ना कि मुझे तो यहाँ रहना नहीं है, इसलिए मस्ती करके निकल जाना वापस। नहीं तो बोल रहा मैं यहाँ रहता तो इनको बताता। लेकिन मैंने कहा नहीं कि उसका ये होली का स्वांग करना और बहुत सारी परेशानियां बाद में उसके पिता होरी के लिए खड़ी करेगा वो। होली होली का प्रोग्राम बनने लगा। खूब भांग उठे, दूधिया भी, रंगीन भी और रंगों के साथ। कालिक भी बने और मुखियों के मुंह पर कालिक भी पोती जाए। होली में कोई बोल ही क्या सकता है। फिर स्वांग निकले और पंचों की भद्द उड़ाई जाए। रुपये पैसे की कोई चिंता नहीं, गोबर भाई कमा कर आए हैं। अब देखिए, मतलब होली का त्योहार किस तरह से मनाया जाए और मस्ती की जाए, क्योंकि पैसा तो गोबर के पास है। इसलिए सारा रंग ढंग, हर तरह की भांग और सारा मतलब जो होता है ना कि उत्सव की तरह, और एकदम मस्ती से मना रहे हैं उसको। भोजन करके गोबर भोला से मिलने चला। जब तक अपनी जोड़ी लाकर अपने द्वार पर न बांध दे उसे चैन नहीं। वह लड़ने मरने को तैयार था। भोला उसका ससुर था ना भाई, तो लेके चला गया था दुनिया के चक्कर में। हमने पहले बात की थी ना। तो वापस उस बैलों की जोड़ी को वापस लेने के लिए वो चलता है। होरी ने कातर स्वर में कहा, राड़ मत बढ़ाओ बेटा। भोला गोई ले गए, भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके रुपये तो आते ही थे। अब होरी क्या बोलता है कि ठीक है, वो गाय ले गए, मतलब ले गए थे ना बैल, लेकिन उनकी गाय हम लाए थे, गाय मर गई तो उनका पैसा तो हमें देना ही पड़ेगा ना। तो समझे उसी बदले में वो सब ले। कोई राड़ वाड़ झगड़ा बढ़ाने के चक्कर में नहीं था, क्योंकि बूढ़ा था, उसके पास भी ताकत नहीं थी, और बेटा पता नहीं कब रहेगा, कोई रहेगा नहीं। उसको कोई सहारा नहीं था, उसके पास पैसा नहीं था। इसलिए वो इन सारी चीजों में क्या पड़ेगा, उसकी तो वैसी स्थिति बहुत खराब है। लेकिन गोबर क्या बोलता है, दादा तुम बीच में न बोलो। उसकी गाय 50 की थी, हमारी कोई 150 की, 150 में आई थी। 3 साल हमने जोती, फिर भी 100 की थी ही। वह अपने रुपए के लिए दावा करते, डिग्री कराते या चाहते, कहते हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल ले गए। और तुम्हें क्या कहूँ, इधर गोई खो बेटे, उधर 150 रुपये डांट के भरे। यह गऊ होने का फल है। देखिए, गऊ मतलब बहुत ही सीधा होने का फल है। उसको पता है मेरा पिता बहुत सीधा है, लेकिन उसमें वो कम्युनिकेशन नहीं बैठा पा रहा है वो। मेरे सामने जोड़ी खोले जाते तो देखता, तीनों को यहाँ जमीन पर सुला देता
और पंचों से तो बात तक न करता, देखता कौन मुझे बिरादरी से अलग करता है, लेकिन तुम बैठे ताकते रहे। पिता को बोल रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि तुम्हारे जाने के बाद पिता की स्थिति पहले से दयनीय हो गई, और वो अकेला था बेचारा ना, इतना होशियार भी नहीं है, क्या क्या करता है, सारी चीजों का सामना कैसे करता है आदमी। उसको सपोर्ट चाहिए ना, और होरी का सपोर्ट धनिया थी, लेकिन धनिया की सोच के साथ होरी कभी चला ही नहीं, इसलिए और भी कमजोर और कमतर होता चला गया। और गोबर होशियार होकर आया तो गोबर अलग तरह की बातें कर रहा है। गोबर को चीजों को मैनेज करना चाहिए था, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाता और भी उनको डिस्ट्रॉय करके चला जाता है यहाँ से। होरी ने अपराधी की भांति सिर झुका लिया, लेकिन धनिया यह अनीति कैसे देख सकती थी। बोली, बेटा तुम भी अंधेर करते हो, हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निर्वाह होता। जवान लड़की बेटी है, उसका भी कहीं ठिकाना लगाना है कि नहीं। मरते जीने में आदमी बिरादरी। अब देखिए, अपने पति की बात वो बोल रही है, उसको पता है कि बेटियों का विवाह भी तो करवाना है ना, तो क्या कर सकते हैं हम। गोबर ने बात काटी, हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था, फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ। बोल रहा है कि हुक्का पानी भी था, सब कुछ था, लेकिन फिर मेरी शादी क्यों नहीं हुई। इसलिए कि घर में रोटी न थी, रुपये हो तो हुक्का पानी का काम है। न जात न बिरादरी का, दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। समझ गए। गोबर भी इस बात को समझ गया है कि सब दुनिया सिर्फ पैसा देखती है, आपका पावर देखती है, आपका पोजीशन देखती है। बाकी जाति धर्म कुछ भी कोई नहीं देखता है, ये सिर्फ छोटे लोगों की बातें हैं सिर्फ। धनिया तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई और गोबर भी घर से निकला। होरी बेटा सोच रहा था, लड़के की अकल जैसे खुल गई है, कैसी बेलाग बातें करता है। उसकी वक्र बुद्धि ने होरी के धर्म और नीति को परास्त कर दिया था। समझ के बाद मतलब शहर की हवा लगने के बाद इतना होशियार हो गया था। होरी भी इस बात को समझ गया कि कितनी अच्छी अच्छी वक्र मतलब घुमावदार मतलब सोच समझ की बातें कर रहा है। और जो होरी की जो नीति और धर्म की बातें थी, होरी तो मतलब पढ़ा लिखा नहीं था ना पहले से, तो उसे इतना कहाँ पता चलता था बेचारे को। तो वो नीति और जो पुराने लोग करते हैं हमारे बातें, सोच पुराने जमाने की नीति और धर्म की थी। तो कह रहा है कि किस प्रकार से समाज का मूल्य बदल चुका था, यानी कि होरी अगली पीढ़ी का मूल्य लेकर चल रहा था, और सॉरी गोबर अगली पीढ़ी का मूल्य लेकर चल रहा था, और होरी तो पुरानी पीढ़ी का वैल्यू का आदमी था ना। तो उसने दुनिया इतनी देखी थी, उसके पास अनुभव था, लेकिन शहर की हवा उसे नहीं लगी थी। और बाकी जो जमाना किस प्रकार से बदल रहा था उसके बारे में उसको पता नहीं था। जिंदगी के अनुभव थे, सब कुछ था, लेकिन वो सीधा आदमी था वो। तो गोबर जो वक्र बुद्धि का आदमी हो गया, शहर जाने के बाद सारी चीजें समझ गया ना वो, कि दुनिया कैसे चलती है, लोग कैसे रहते हैं, कानून क्या है, नियम क्या है, मान्यताएं क्या है समाज की। या तो गांव की जो एक चार दीवारी है, इसकी सीमा बहुत ज्यादा है। यहाँ छोटे जो लोग हैं, जिनको थोड़ा सा ज्ञान है, वो आपको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। तो गोबर इन सारी चीजों से तो बाहर निकल गया, अच्छी बात है। और उसने कहते हैं कि जो नई नई पीढ़ी का जो विचार होता है वो पुरानी पीढ़ी के विचार से आगे किस प्रकार से होता है, और वो सोच आगे की सोच कहाँ से क्या ले जाती है, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं प्रेमचंद। सहसा होरी ने उससे पूछा, मैं भी चलूं, चला चलूं। मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ दादा, डरो मत। मेरी ओर तो कानून है, मैं क्यों लड़ाई करने लगा। मैं भी चलूं तो कोई हरज है। हाँ बड़ा हरज है, तुम बड़ी बात बिगाड़ दोगे। क्या बोलता है, आप चलेंगे नीति और धर्म की बातें करने लगे कि जो काम हो रहा है वो भी बिगाड़ देंगे। आप मत चलिए, मैं अपने हिसाब से सलटा के आ जाऊंगा। होरी चुप हो गया और गोबर चल दिया। ठीक है, होरी चुप हो जाता बेचारा ना, और गोबर अपने ससुराल जा रहा है, जहाँ से जुनिया से शादी किया था। वो वही लोग तो उसके बेल लगे हैं। बोला, 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि धनिया बच्चे को लिए बाहर निकली और बोली, क्या गोबर चला गया अकेले। मैं कहती हूँ भगवान कभी बुद्धि देंगे या नहीं। बोला, क्या सहज में गोई देगा। तीरों उस पर टूट पड़ेंगे बाज की तरह। भगवान ही कुशल करे, अब किससे कहूँ, छोड़कर गोबर को पकड़ लो, तुमसे तो मैं हार गई। है ना। उसको पता है कि झगड़ा पहले ही हो चुका है, और बेल लेने के लिए गया। अगर वो सारे इसके ऊपर पड़ के गोबर को कूट दिया तो क्या होगा। तो बोल रही, मैं तो तुमसे हार गई। तो तुम जाओ, उसको रास्ते में पकड़ के ले आओ भाई। कि झगड़ा हो गया, समस्या हो गई, तो फिर हम इसका समाधान क्या करेंगे। और मैं तो पहले ही परेशान हूँ, तुमको पता ही है। होरी ने कोने से डंडा उठाया और गोबर के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर आकर उसने निगाह दौड़ाई। एक क्षीण सी रेखा क्षितिज से मिलती हुई दिखाई दी। इतनी देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया। होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी, उसने क्यों गोबर को रोका नहीं। अगर वो डांट कर कह देता, भोला के घर मत जाओ, तो गोबर कभी जाता, और अब उसे
दौड़ा भी तो नहीं जाता। वह हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी इच्छा करो महावीर स्वामी। क्या करो? बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। बूढ़ा आदमी है ना, उसको ज्यादा चल चल भी नहीं सकता है ना, और वो अपने आप को कोस रहा है कि मैंने क्यों नहीं रोका, फिर झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो अब इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। गोबर उस गांव में पहुंचा और देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठकर जुआ खेल रहे हैं। उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है। अच्छा खासा पोशाक पहन के जाता है ना, तो गांव के लोगों को क्या पता है, उसको लगा कोई पुलिस का आदमी आ गया है, जुआ खेल रहे, पकड़ लिया साला तो वो लफड़ा हो जाएगा, सब वहां से भाग जाते हैं। कोड़ियां समेट कर भागे कि सहसा जग्गी ने उसे पहचान कर करा, अरे यह तो गोवर्धन है। उसका पुराना मित्र था जग्गी, उसने पहचान लिया, अरे ये तो गोवर्धन भाई है, हम कहाँ भागे जा रहे हैं। तो गोवर्धन या गोबर का जलवा कुछ अलग ही था भाई। गोवर्धन ने देखा जग्गी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है, बोला, डरो मत जग्गी भैया, मैं हूँ। राम राम, आज ही आया हूँ, सोचा चलूं सबसे मिलता हूँ, फिर न जाने कब आना हो। मैं तो भैया तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े मजे में निकल गया। जिस राजा की नौकरी में हूँ, उन्होंने मुझे कहा है कि एक दो आदमी मिल जाए तो लेते आना, चौकीदारी चौकीदारी के लिए चाहिए। मैंने कहा, सरकार ऐसे आदमी दूंगा कि चाहे जान चली जाए, मैदान से हटने वाले नहीं। इच्छा हो तो मेरे साथ चले, अच्छी जगह है। अब देखिए प्रलोभन दे रहा है। मैंने कहा ना, गोबर दुनियादारी सीख गया है, किसको कहाँ ग्रिप में लेना है, उससे आंटी आ गई है ना, कि माता दी से कैसे बात करना, गांव के साहूकार से कैसे बात करना, बाकी लोगों से कैसे बात करना है, और यहाँ पर जो नए लोग हैं उनसे कैसे बात करना है, ताकि वो उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाए, है ना। तो वो उस तरीके से बात करना, समझना, उन सारी चीजों को बड़े अच्छे से समझ गया है। और जब सारी चीजों को समझ गया तो उसका जो तरीका है या उसका सलीका है, वो बड़ा ही जोरदार, बड़ा ही प्रभावशाली है। हाँ भाई। तो इसलिए देखिए, वो कहते हैं ना कि हवा कैसे आदमी के व्यक्तित्व को, उसकी सोच को, उसके विचार को बदल देती है। तो गोबर को भी जब शहर की हवा लगती है, जब नए वातावरण की हवा लगती है ना, तो उसका दिमाग, उसका मिजाज अपने आप धीरे धीरे करके बदलता जाता है और सब कुछ बदल जाता है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि हवा का कितना फर्क पड़ता है, और जो हवा का फर्क पड़ता है ना, तो फिर वो हवा कैसे बाकी सारी चीजों को भी बदल देती है, और उसके बदले में और बदलाव के साथ कैसे इसका व्यक्तित्व, इसकी सोच में भी पूरी तरह से कहिए कि परिवर्तन आ जाता है। जग्गी उसका ठाट बाट देखकर रोब में आ गया। उसे कभी चमरोदे जूते भी मैसर न हुए थे, और गोबर चमाचम बूट पहने हुए था, साफ सुथरी धारीदार कमीज, संवरे हुए बाल, पूरा बाबू साहब बना हुआ था। ये देखिए जलवा ऐसे होता है आदमी का। फटे हाल गोबर और इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था। हिंसा भाव कुछ तो यूं ही समय के प्रभाव के साथ शांत हो गया था, और बचा कुचा अब शांत हो गया। जुआरी था ही, उस पर गांजे की लत, और घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे। मुंह में पानी भराया, बोला, चलूंगा क्यों नहीं, यहाँ पड़ा पड़ा मक्खी ही तो मार रहा हूँ, क्या रुपए मिलेंगे। अब उसकी हालत पहले से खराब थी ना, तो उसने कहा अच्छा मौका है। और जो इनके अंदर हिंसा भाव था ना, पहले दुनिया चली गई थी, तो वो कहते ना कि भाई क्रोध तो आदमी का समय के साथ शांत हो जाता है ना। और अब जो सामने वाला आदमी, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है ना, फटेहाल नहीं है ना वो, तो वो सारी चीजें, और आपकी स्थिति स्थिति जब फटेहाल है तो आप क्या कर लीजिएगा। तो गोबर की स्थिति तो अच्छी होगी समय के साथ में, लेकिन इन लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है, और गोबर उसी रूप से और उसी स्टाइल से बात भी कर रहा है। तो बोल रहा, मैं चलूंगा आपके साथ, क्यों नहीं चलूंगा। गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, इसकी कोई चिंता न करो, सब कुछ अपने ही हाथ में है, जो चाहोगे वह हो जाएगा। हमने सोचा जब घर के ही आदमी है तो बाहर क्यों जाए। जग्गी ने उत्सुकता से पूछा, काम क्या करना पड़ेगा। काम चाहे चौकीदारी करो, चाहे तगादे पर जाओ, तगादे का काम सबसे अच्छा। आसामी से घट गए आकर मालिक से कह दिया घर पर है नहीं, चाहो तो रुपये 8 आने रोज बना सकते हो, रहने की जगह भी मिलती है। जगह की कौन कमी है, पूरा महल पड़ा है, पानी का नल, बिजली, किसी बात की कमी नहीं। कामता है कि कहीं गए।
दूध लेकर गए हैं, मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता, कहते हैं तुम तो गांजा पी जाते हो। मैं अब बहुत कम पीता हूँ भैया, लेकिन 2 पैसे रोज तो चाहिए ही। तुम कामता से कुछ न कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, है ना। कहता है कि गांजा पीता हूँ ना भैया, पैसा कहाँ से आए। हाँ हाँ, बेखट के चलो, होली की बात तो पक्की रही। तो इस तरह से गोबर ससुराल में भी और अपने गांव में भी पूरा रुतबा जमा लेता है और सब लोगों को अपने हिसाब से कन्विंस कर लेता है। और देखिए बाद में वो गाय भी लेके चला जाता है और ससुराल के साथ में उसके टर्म भी अच्छे हो जाते हैं। तो जब आदमी आर्थिक रूप से सफल हो जाता है तो आपकी तमाम बुराइयां खत्म हो जाती है और जो आपको नहीं चाहने वाले लोग होते हैं वो भी आपको चाहने लगते हैं। तो सफलता, आर्थिक रूप से सफल होना यानी कि अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छा बिजनेस करना कितना जरूरी है। और अगर आप निठल्ले हैं, नल्ले हैं, तो फिर जो आपको चाहने वाले वो भी आपको छोड़ देंगे कि किसी काम का नहीं, बेकार आदमी, बकवास आदमी है। इसलिए सबसे पहले अपने करियर पर फोकस करना है, अपने आप को कुछ बना के दिखाना है, तो जिंदगी में बाकी रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। और आपने मुझे यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत शुक्रिया। और मैंने कहा ना, गोदान पर मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप देखिए और पूरा देखिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा।